Hello babies and babas, hello boys and girls, hello my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. माय डियर व्यूअर्स, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 खत्म कर दिया था. जी हाँ, हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, बल्कि अभी तो बहुत ही जल्दी फिनिश भी होने वाला है. माय डियर व्यूअर्स, द न्यू concept that you're going to study today, the new concept is foreign company. Try to understand the new concept, my dear viewers, is foreign companies. I hope आपने पहले के lectures revise किए होंगे. आई होप आपने पहले के लेक्चर्स रिवाइज किए होंगे. क्या होता है ना बच्चों, आप जितना रिवाइज करोगे उतना न्यू कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और अच्छे से सेट होगा, उतना ही और अच्छे से आपके दिमाग में न्यू कॉन्सेप्ट सेट होगा. आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द फॉरेन कंपनीज. अंडरलाइन सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. अंडरलाइन कीजिए, फॉरेन कंपनी क्या होता है माय डियर व्यूअर्स. फॉरेन कंपनी क्या होता है बिफोर वी स्टार्ट. बच्चों, कंपनीज एक्ट में एक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है बता रहे हैं. एक कंपनी को चलाएंगे कैसे बता रहे हैं. एक कंपनी का वर्किंग कैसे होगा बता रहे हैं. उसके कंपनी के रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस आर गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 2013. ऑब्वियसली इट इज़ इंडियन एक्ट. ऑब्वियसली ये एक्ट इंडियन एक्ट है. बच्चों, मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी है, मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी है जिसको जन्म इंडिया में नहीं दिया गया है, विच इज़ नॉट फॉर्म्ड एंड मेड अ कंपनी इन इंडिया, बट इट हैज़ सम वर्किंग इन इंडिया. तो अब मुझे बताइए, क्या हमें उस कंपनी को गवर्न नहीं करना पड़ेगा? क्या हमें उस कंपनी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है? इसीलिए हमारा कंपनीज एक्ट बताता है उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी. इसीलिए हमारा कंपनीज एक्ट उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी बताता है जो कंपनीज इंडिया में नहीं बनी गई है, पर उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक इंडिया के साथ है, कुछ ना कुछ लेना देना उस कंपनीज का इंडिया के साथ है, कुछ ना कुछ कारोबार उस कंपनी का इंडिया के साथ है या इंडिया में है. अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसे हम फॉरेन कंपनी कहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, माय डियर व्यूअर्स, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होना भी बहुत ज़रूरी. क्योंकि सबसे पहले बात समझो, ये कंपनी इंडिया में नहीं बनाई गई. ऑलरेडी इंडिया को, गवर्नमेंट को, यानी जो भी है गवर्नमेंट को इनके बारे में जानकारी नहीं है. तो अगर वो अपना बिजनेस सेटअप इंडिया में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताए गवर्नमेंट को, यानी ऑफिशियल्स को बताए कि भैया देखो हमारी ये कंपनी है, हमारी कंपनी ये काम करती है और ये कंपनी को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ये कंपनी को माय डियर व्यूअर्स क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ये भी हमें कंपनीज एक्ट बता रहा है. बच्चों, try to understand how beautifully drafted this act is. This act leaves no loopholes. ये एक्ट आपको कितना क्लियर कट डेफिनेशन बता रहा है. देखिए, अंडरस्टैंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. फॉरेन कंपनी मीन्स, अभी बताते हैं रियल डेफिनेशन क्या है भैया. फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी इज एनी कंपनी, अंडरस्टैंड, एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. बरोबर. फॉरेन कंपनी का फर्स्ट क्या है कंडीशन? वो एक कंपनी होनी चाहिए या तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए. ओके. इनकॉर्पोरेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जैसे बनाया गया है इंडिया के बाहर किसी देश में, इंडिया के बाहर, इंडिया में उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है. अंडरस्टैंड. विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. उसको इनकॉर्पोरेशन तो आउटसाइड इंडिया ही है, यानी इस कंपनी को जन्म इंडिया के बाहर ही दिया गया है, उसको लीगल स्टेटस इंडिया के बाहर ही मिला था. बट विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. उसका कुछ न कुछ कारोबार इंडिया में है, वेदर बाय इटसेल्फ, वो कंपनी खुद से ही कुछ कर रही है इंडिया में, या किसी एजेंट के द्वारा कुछ काम करवा रही है.
बच्चों एजेंट प्रिंसिपल को हमने ये रिलेशन बहुत अच्छे से लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज्ड हियर. समझने की कोशिश कीजिए. विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ, जिसको कुछ न कुछ कारोबार जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, खुद से या किसी एजेंट के द्वारा, खुद से या किसी एजेंट के द्वारा फिजिकली मौजूद है इंडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में मौजूद है. फिजिकली मौजूद हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में मौजूद हो. विच कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या कोई ऐसी कंपनी, यानी ये कंपनी जो इंडिया में कंडक्ट कर रही है अपना बिजनेस कोई भी मैनर में, इंडिया में अपना बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है कोई भी मैनर में. ये कंडीशंस फुलफिल अगर होती है माय डियर व्यूअर्स, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपकी ये कंपनी क्या बनती है? फॉरेन कंपनी. मैडम मेरा एक डाउट है. जी हाँ, पूछिए. मेरा एक डाउट है. ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है लेकिन उसका इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना थ्रू एजेंट, ना प्लेस ऑफ बिजनेस, ना कुछ भी कारोबार, कुछ भी रिलेशन उस कंपनी का इंडिया के साथ नहीं है बच्चों, तो वो ये फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आती है. अगर उसका इंडिया के साथ कोई कनेक्शन, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है तो वो भला ये एक्ट को फॉलो क्यों करेगी? वो कंपनी का हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन वो कंपनी का हमारे साथ थोड़ा भी कुछ लेना देना हो गया तो उस कंपनी को ये फॉलो करना पड़ेगा. जी हाँ, आगे बढ़ेंगे. अंडरलाइन करो माय डियर व्यूअर्स, अंडरलाइन करो सेक्शन 386. आई वांट एवरीवन टू अंडरलाइन सेक्शन 386. क्या बताता है? देखिए, द एक्सप्रेशन डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स पर्सन. डायरेक्टर क्या है? फॉरेन कंपनी के मामले में डायरेक्टर कौन है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति, एनी पर्सन इंक्लूडिंग पर्सन in accordance with whose directions and instruction the board of directors of the company is accustomed to act. डायरेक्टर यानी वो भी व्यक्ति इंक्लूडिंग होगा जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी सुनना पड़ता है, दोबारा पढ़ेंगे और क्लैरिटी मिलेगी. द एक्सप्रेशन डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स द पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट. उन्हें भी हम डायरेक्टर ही मानेंगे फॉरेन कंपनी के केस में बच्चों. द एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस. जी हाँ बच्चों, ये तो ऑब्वियसली टू बी अंडरस्टूड है. आगे बढ़ेंगे. एप्लीकेशन, क्या समझने की कोशिश कीजिए. एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज. ये एक्ट किस तरीके से फॉरेन कंपनीज को अप्लाई होती है? अंडर सेक्शन 379. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू अंडरलाइन सेक्शन 379. बच्चों सेक्शन कोट करोगे, एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोट करते हो सेक्शन नंबर्स. ऑफ कोर्स, वेयर, अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. हम पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब भैया अब तो हम जान चुके हैं. जी हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये भी हम जान चुके हैं बच्चों. पेड अप शेयर कैपिटल में से कम नॉट लेस देन 50% वेदर इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, पार्टली इक्विटी हो, पार्टली प्रेफरेंस शेयर्स हो, ऑफ अ फॉरेन कंपनी के शेयर्स की बात कर रहे हैं. कम से कम 50% इक्विटी, प्रेफरेंस और पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाय, किसके पास है 50% कम से कम? बाय वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कम से कम 50% वो फॉरेन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल में से कम 50% इंडिया के एक या एक से ज़्यादा सिटीजन्स के पास है. इंडिया के एक या एक से ज़्यादा सिटीजन्स के पास है. बाय वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. भैया
आपको याद है मैंने सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बारे में कुछ समझाया था? जी हाँ, अगर नहीं याद है तो पहले के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आपको। देखिए बच्चों, पहले तो हम बोल रहे हैं एक या एक से ज़्यादा अगर लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनके पास फॉरेन कंपनी का कम से कम 50% शेयर होल्डिंग है। इक्विटी प्रेफरेंस या प्रेफरेंस एंड इक्विटी। अच्छा मैडम, हमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कभी समझाओगे बेटा? जब भी वो कॉन्सेप्ट आएगा तभी हम ये शेयर्स का मतलब भी समझेंगे। अभी के लिए शेयर्स का मतलब तो आपको मालूम है। अभी ये बात करेंगे वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। यही कंपनी है, एक कंपनी है, ये एग्जाम्पल देखिए, ये कंपनी है जो इंडिया में बनी है। ऐसी कंपनी का शेयर होल्डिंग एक कंपनी में है जो कि फॉरेन कंपनी है, तो उसको भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा बच्चों। ये सेक्शन बाय वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडिया के साथ इस कंपनी का कोई भी अगर ताल्लुकात होगा तो उससे एप्लीकेबल ये सेक्शन तो बिल्कुल होगा, वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट। वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट, सब मिलके कर रहे हैं या सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास है, या मोर देन 50% की बात कर रही हूँ, या तो सिंगल सिटीजन के पास है या एक से ज़्यादा सिटीजन के पास है, एक कंपनी के पास है या एक से ज़्यादा कंपनी के पास है, ये सारे लोग इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। सच कंपनी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड such other provisions of this act as may be prescribed with regards to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। अगर ऊपर की कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ऊपर की कंडीशंस फुलफिल होती है तो यही माना जाएगा भैया कि एक कंपनी भी, इट विल बी अंडरस्टूड दैट दिस कंपनी as it were incorporated in India only। अंडरलाइन कीजिए बच्चों सेक्शन 380 subsection 1, 2 and 3। Understand? Section 380, I want everyone to underline section 380। जी हाँ बच्चों, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड। अभी ऑब्वियसली अगर तुम कुछ ना कुछ कारोबार या कुछ ना कुछ रिलेशन तुम्हारा इंडिया के साथ है, कुछ ना कुछ तुम इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपको फाइल करने ही पड़ेंगे भाई। ऑफिशियल्स के पास डॉक्यूमेंट्स तो फाइल करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वी ऑल नो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो सारे कंपनीज के इट ओवरसीज ऑल द कंपनी इन अ कंट्री। डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड बाय फॉरेन कंपनी, documents to be filed by foreign company with registrar of companies on establishment of place of business in India। जैसे ये कंपनी का एक प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है इंडिया में, तो आरओसी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, ऑफिशियल्स के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए, एवरी फॉरेन कंपनी शैल विद इन, अंडरलाइन कीजिए, 30 days of the establishment of its place of business in India deliver to the registrar for registration। 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है इंडिया में, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, ऐसे ऑफिशियल्स जो कंपनी को ओवरसी करते हैं, जो कंपनी के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताते हैं, और उनके पास से आपको सारी कंपनी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें फाइल करनी होती है, जैसे कहते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बट जो चार्टर एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी, पहला डॉक्यूमेंट जो फाइल करना है आरओसी के पास आफ्टर 30 days ऑफ प्लेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस। बच्चों क्या है चार्टर एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी? ये मैंने बहुत ही बिगनिंग में हमने एक बार बात किया था, अगर आपको याद होगा तो चार्टर डॉक्यूमेंट्स की बात की थी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी।
जिसके अंदर कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस छोटे या बड़े मेंशन किए जाते हैं। वैसे ही एक फॉरेन कंपनी के रिलेशन में, फॉरेन कंपनी में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, कंपनी क्या करेगी, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी में शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के डे टू डे लाइफ का कौन ध्यान रखेगा, कंपनी का कौन देखभाल करेगा, वगैरह वगैरह। ये क्या बताता है, देखिए, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, statutes यानी of course laws, rules or memorandum and articles of the company or other instrument constituting or defining the constitution of the company, and if the instrument is not in English language। सबसे पहला तो बच्चों देखिए, ऐसे चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो उसकी स्टैट्यूट्स हो सकते हैं, उसके मेमोरेंडम हो सकते हैं, वो कंपनी के आर्टिकल्स हो सकते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हो, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो बच्चों, वो डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। और बाय चांस वो डॉक्यूमेंट्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, बाय चांस वो डॉक्यूमेंट, हो सकता है ना बच्चों फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री में ज़रूरी नहीं इंग्लिश फॉलो की जाती है, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो अ वेरीफाइड ट्रांसलेशन thereof in the English language, तो उसका ट्रांसलेशन, वेरीफाइड ट्रांसलेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। चार्टर ऑफ द कंपनी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कंपनी को फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो हमें फाइल करना है उसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। सेकेंड है माय डियर व्यूअर्स, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस के बारे में बात कर रही हूँ, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस। देखिए क्या बता रहा है, द फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी बच्चों, द फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, पूरा इंफॉर्मेशन देना है, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में पर्टिकुलर्स देना है और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में नाम लिखना है। जी हाँ बच्चों, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस, ये कंपनी सेक्रेटरी सुन के ही मुझे बहुत ही अच्छा सा गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना है। मेरे को फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, आई एम ऑफिशियली अ कंपनी सेक्रेटरी। जी हाँ, ये मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। जी हाँ, आई एम ऑफिशियली अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी containing such particulars as may be described। ये लिस्ट देना है, डायरेक्टर्स का लिस्ट, सेक्रेटरी का लिस्ट जो कंपनी में कंपनी को चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये सेकेंड है। थर्ड है बच्चों, पर्टिकुलर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया, पर्टिकुलर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। इंडिया में ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, द नेम एंड एड्रेस, the name and address or the names or addresses of one or more persons resident in India authorized to accept on behalf of the company services of process and any notices or other documents required to be served on the company। बच्चों ऐसे व्यक्ति का नाम और एड्रेस देना है या नेम्स और एड्रेसेस देने हैं ऑफ वन और मोर पर्सन जो इंडिया में रहते हैं और उसको ऑथराइज्ड किया गया है कंपनी ने टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एनी सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर हमारे ऑफिशियल्स को ये कंपनी के साथ बात करना है तो ये जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ हम बात कर सकते हैं। जी हाँ, उनके साथ हम ऑफिशियल्स बात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, देखिए इंफॉर्मेशन देना है, द फुल एड्रेस, क्या देना है, द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज टू बी डीम्ड इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया।
उसका भले ही एक ही ऑफिस हो, वो फॉरेन कंपनी का भले ही एक ही ऑफिस हो, बट वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया गिना जाएगा। उसका एड्रेस, उसका पर्टिकुलर्स आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अर्ली ओकेजन्स ऑफ ओकेजन, पहले अगर ओपन किया, क्लोज किया, वापस ओपन किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आरओसी को देनी पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आरओसी को देनी ही पड़ेगी। डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स, क्या बात कर रहे हैं बच्चों? डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स, declaration that none of the directors of the company, declaration that none of the directors of the company or very important authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of the companies or management in India or abroad। अरे भैया, आप फॉरेन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अगर आप हो इंडिया में, या आप डायरेक्टर हो वो फॉरेन कंपनी का जो इंडिया में है, बच्चों आप किसी भी ऐसे ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए या डिबार्ड नहीं होने चाहिए रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली अगर आपने पहले कोई फ्रॉड किया है या पहले आप कन्विक्टेड हुए हो कोई ऐसे ऑफेंस में जो रिलेशन ऑफ कंपनी फॉर्मेशन या कंपनी वर्किंग के रिलेशन में है, तो आप ये नहीं कर सकते बच्चों। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसको? रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि और या तो फिर डायरेक्टर्स को, बराबर। अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन क्या है माय डियर व्यूअर्स? एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आरओसी मांगता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आरओसी मांगता है तो वो भी उन्हें देना पड़ेगा, वो भी उन्हें देना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी सब्जेक्ट टू ऑब्लिगेशन एज पर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 380 सबसेक्शन 2। foreign company subject to obligation as per this section, as per this act। बच्चों every foreign company existing जो कि मौजूद है at the commencement of this act shall be subject to the obligation to deliver the documents and the particulars in accordance with this act। मान लीजिए ये act in force आया, ये एक्ट जिस दिन से इन फोर्स आया उसके पहले ही कोई फॉरेन कंपनी अगर मौजूद है, उसके पहले ही अगर कोई फॉरेन कंपनी मौजूद है तो भी उन्हें ये रूल्स, ये सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, तो भी उन्हें ये सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। ऑल्ट्रेशन इन द डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड, ऑल्ट्रेशन इन द डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड वेयर एनी ऑल्ट्रेशन इज मेड और अकर्स, कोई भी ऑल्ट्रेशन यानी कोई भी चेंज, बच्चों ऑल्ट्रेशन यानी चेंज, कोई भी चेंज अगर डॉक्यूमेंट्स जो डिलीवर किया है, आपको याद है आरओसी के पास हमने बात किया था हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऑल्ट्रेशन आता है, अकर्स इन द डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड तो द रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन, जो आपने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें कोई चेंज अगर आया है अंडर दिस सेक्शन, द फॉरेन कंपनी शैल विदिन अंडरलाइन 30 डेज ऑलरेडी सबमिट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑल्ट्रेशन आया है, कोई चेंजेस आया है भैया, तो भी आपको 30 दिनों के अंदर अंदर फिर से दोबारा रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑफ सच ऑल्ट्रेशन, डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन और रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑल्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से आपको ऑल्ट्रेशन के बारे में भी रजिस्ट्रार को सारी इंफॉर्मेशन देनी है भैया। कितने दिनों में भैया? 30 दिनों में। ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट अस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो और हमारे लेक्चर्स को समझ रहे हो। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।